बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड को, और इस टॉपिक को मैंने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 1 से जो है उसको चूज़ किया है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन को देखते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली क्या होता है। इट्स अ साइंटिफिक मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है दैट इज यूज्ड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? टू सॉल्व, हल करने के लिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए। ऐसा साइंटिफिक मेथड कि जिसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उस मेथड को क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो जाता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को याद रखना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है दैट इज रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती हो, हम हर उस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। यहाँ पे मैं डेफिनेशन उसकी लिखता हूँ कि एनी प्रॉब्लम, कि कोई भी प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड, जिसका ताल्लुक किसके साथ है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ हो, जिस प्रॉब्लम की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या हो? मसाइल हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सर्वाइवल है उसको खतरा हो, हम हर उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो साइंटिस्ट एक खास मेथड, एक खास तरीके को अडॉप्ट करते हैं, उसी खास तरीके को हम क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। अब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जब हम हल करते हैं बाय यूजिंग अ बायोलॉजिकल मेथड, तो इस बायोलॉजिकल मेथड के कुछ क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर की लेवल पे बायोलॉजिकल मेथड के पांच बड़े स्टेप्स को मेंशन किया, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे जो स्टेप को डिस्कस करता है वो ऑब्जर्वेशन का है। ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या होती है? ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं कि द एक्ट ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, कि इंफॉर्मेशन को लेने का जो अमल है, इंफॉर्मेशन को लेने का जो अमल है, उस अमल को ही हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जिसको हम उर्दू में मुशाहिदा करना भी कहते हैं। कि जब आप किसी चीज़ का तज्जिया करते हो, जब किसी आप चीज़ का मुतालिया करते हो, जब आप किसी चीज़ को जांचते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी मैं डेफिनेशन भी लिख सकता हूँ कि एक्ट ऑफ getting information is called observation। कि इंफॉर्मेशन को लेने का जो अमल है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का जो अमल है, डाटा को इकट्ठा करने का जो अमल है। अच्छा, किस चीज़ का डाटा? उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में जो डाटा होगा, उसको इकट्ठा करना, उसको पढ़ना, उसका तज्जिया करना, उसका मुतालिया करना, उसको देखना, उसको परखना, क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। अब जब हम डाटा लेते हैं, तो डाटा लेने का जो हमारे पास जो तरीकेकार है, जो साइंटिस्ट जो है वो जिस तरीके से जो है वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, या जिस तरीके को इस्तेमाल करके वो इंफॉर्मेशन को जो है ऑब्टेन करते हैं, वो हमारे पास जो है सेंसेस हैं 5, जिसको इस्तेमाल करके जो साइंटिस्ट हैं वो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में क्या करते हैं? डाटे को इकट्ठा करते हैं। उसमें से जो है सबसे पहली जो सेंस है हियरिंग की है, दूसरी जो सेंस है हमारे पास टच की है, तीसरी हमारे पास जो सेंस है वो स्मेल की है, चौथी हमारे पास टेस्ट की है, और पांचवी जो हमारे पास जो सेंस है वो हम विजन की है, कि हम आंखों से देख के, जुबान से चख के, या जो है नाक से स्मेल करके, या जुबान से टेस्ट करके, या कानों से सुन के हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। यानी हमारे पास ये तरीकेकार है, जिस तरीके की मदद से, जिस तरीके की वजह से, जिस तरीके को इस्तेमाल करके हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा कर सकते हैं। आपकी बुक में ऑब्जर्वेशन की वो टाइप्स पे भी बात करते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन की 2 बड़ी टाइप्स होती हैं। एक को हम कह देते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और एक को हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी ऑब्जर्वेशन होगी जो किसी चीज की क्वालिटी से रिलेट करेगी।
ऐसी ऑब्जर्वेशन दैट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ अ थिंग इज नोन एज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, ये याद रखिएगा, हमेशा हम किससे लेते हैं, इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। कि जब भी हम इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जो हमें किसी चीज की क्वालिटी बताएगी। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि दिस मिल्क इज द प्योर मिल्क, तो मैं ये नहीं बता सकता कि कितना प्योर है, कितना खालिश है। किसी चीज की जो खासियत है, किसी चीज की जो क्वालिटी है, हम उसको एग्जैक्ट जो है वो माप नहीं सकते, एग्जैक्ट फिगर्स में हम उसको काउंट नहीं कर सकते। इसी वजह से वो आपकी बुक में लिखता है कि जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है, ये बेसिकली क्या है, कैन नॉट बी रिटन इन नंबर्स आर फिगर्स। इसको हम जो है कांट बी राइट इन नंबर्स, इनको हम नंबर्स या डिजिट्स में हम इसको जो है वो लिख नहीं सकते। इसके अलावा इसके बारे में बात करते हैं, क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। कि जो क्वालिटी है ये वेरिएबल हो सकती है। ये ऑब्जर्वेशन कौन से हैं, वेरिएबल होते हैं। और नॉट एक्यूरेट, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, नॉट एक्यूरेट, मतलब 100% जो है वो ऑथेंटिक नहीं होगा। वेरिएबल भी हो सकता है और इसको हम माप भी नहीं सकते, मेजर भी नहीं कर सकते, और ना ही हम इनको नंबर्स और डिजिट्स में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अगर पानी साफ है, मैं कहता हूँ पानी साफ है, अब कितना साफ है, अच्छा बहुत ज़रा, अच्छा बहुत कितना साफ है, तो हम उसको डिजिट्स में नहीं इसको बता सकते, इसको माप के या तोल के नहीं बता सकते कि पानी इतना साफ है। ठीक है जी। सो इस हवाले से आप सिंपल अगर आप समझें तो इन सेंसेस को इस्तेमाल करके हम जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। यानी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक किससे हो गया, हमारी सेंसेस के साथ। हम सेंसेस को इस्तेमाल करके जो ऑब्जर्वेशन करेंगे वो कौन सी होगी, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक किस चीज से होता है, इसका ताल्लुक होता है मेजरिंग टूल्स के साथ। मेजरिंग टूल्स मतलब ऐसे आलात के साथ या ऐसे टूल्स के साथ इसका ताल्लुक होता है जिससे किसी चीज की हम पैमाइश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं 50 बंदे का अगर मैंने टेम्परेचर फाइंड करना हो तो मैं थर्मामीटर को इस्तेमाल करूँगा, तो उस थर्मामीटर के जरिए से मैं उन 50 बंदों का जो है वो टेम्परेचर को जो है डिटरमाइन कर सकता हूँ। मुझे पता होगा उनका जो टेम्परेचर है वो 36 से 38 डिग्री की रेंज में जो है वो फॉल करेगा, तो मैं थर्मोमीटर को यूज करूंगा। तो ये मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन होगी वो कौन सी होगी, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। और ये बिल्कुल क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की क्या होगी, उल्ट होगी। कि इसको हम लिख सकेंगे किसमें, नंबर में लिख सकेंगे और डिजिट्स में लिख सकेंगे। जैसे कि 36 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर है तो उसको मैं डिजिट्स में लिख सकता हूँ। और ये इनवेरिएबल होगा। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है क्या होगा, ये क्या होगा, इनवेरिएबल होगा। और ये क्या होगा, ये एक्यूरेट होगा। क्या होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है जी। सो ऐसी ऑब्जर्वेशन दैट इज रिलेटेड टू द मेजरिंग टूल्स एंड कैन बी रिटन इन नंबर्स एंड आर इनवेरिएबल एंड आर मोर एक्यूरेट, उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि दैट इज रिलेटेड टू आवर सेंसेस एंड कैन नॉट बी रिटन इन नंबर्स, डिजिट्स एंड आर वेरिएबल आर कॉल्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो जब भी साइंटिस्ट किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखता है तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में वो डाटा को इकट्ठा करता है, और जब उस डाटा को वो इकट्ठा करता है तो डाटा को इकट्ठा करने के बाद वो एक स्टेटमेंट लिखता है, एक बात कहता है, एक स्टेटमेंट कहता है। उसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की अगर एटिमोलॉजी की बात की जाए तो इसकी जो एटिमोलॉजी है वो है सपोजिशन। और सपोजिशन यानी उर्दू में हम इसको कहते हैं फर्ज की गई बात। ऐसी बात जो फर्ज की गई हो, जो 100% ऑथेंटिक ना हो। ठीक है, तो इसकी एटोमोलॉजी क्या है, सपोजिशन है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद कोई ऐसी बात कह देते हैं कि जो उनको लगता हो, जो शक की बुनियाद पे वो जो बात कहेंगे ऑब्जर्वेशन करने के बाद, उसको हम कहेंगे हाइपोथेसिस कहेंगे। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखता है कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन की जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होगी, टेंटेटिव हम किसको कहते हैं, टेम्परेरी को आप कह सकते हैं, कि जो आर्जी तौर पर होगी, यानी मुमकिन है कि ये गलत भी हो सकती है, मुमकिन है कि ठीक भी हो सकती है। सो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, जो टेम्परेरी आपने वजाहत की किस चीज़ की, ऑब्जर्वेशन की, जो आप आर्जी तौर पर जो वजाहत करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। यानी आपने जो बात फर्ज कर ली ऑब्जर्वेशन के बाद कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। जैसे कि मलेरिया के केस में आपने 9th क्लास में डिस्कस किया था कि जब मलेरिया का इशू चला तो काफ़ी सारे लोग ये ख्याल करते थे कि ये जो है मार्शी एरिया का जो वाटर है, दलदली इलाके का जो पानी है, उसको पीने से जो है वो मलेरिया हो जाता है। अब ये उनकी सपोजिशन थी, उनकी फर्ज की गई बात थी, जिसको हमने हाइपोथेसिस कहा था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब उन सबको पानी पिलाया गया दलदली इलाकों का, तो उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो ये जो हाइपोथेसिस था हमारा, ये जो फर्ज की गई बात थी, क्या हो गई, गलत हो गई थी। फिर एक दूसरा हमारे पास हाइपोथेसिस था कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है। फिर जब इस पे चेक किया गया तो वाकई में जो मलेरिया की वजह वो क्या निकली, प्लाज्मोडियम निकली। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हाइपोथेसिस के सही होने के जो चांसेस हैं वो क्या होते हैं, 50% होते हैं। मतलब 50-50 चांस है कि हाइपोथेसिस मुमकिन है, गलत भी हो सकता है, हाइपोथेसिस मुमकिन है, ठीक भी हो सकता है। आप सिंपली कह लें कि ये बेसिकली क्या होता है, साइंटिस्ट का एक तुक्का होता है कि जो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर लगाते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में वो लिखता है कि जो हाइपोथेसिस है, इसको बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। यानी दो तरीकों को इस्तेमाल करके, जो बेसिक बड़े जो दो तरीके हैं उनको इस्तेमाल करके हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन होती है। हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक को वो कहता है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरे को वो कहता है इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव का लफ्ज निकला है डिडक्शन से, डिड्यूस कर लेना किसी चीज का, को डिड्यूस करना, यानी किसी चीज से जो है नतीजा निकालने क्या होता है, डिडक्शन होती है, डिड्यूस कर लेना, उससे कोई कंक्लूजन निकाल लेना। और रीजनिंग हम कहते हैं किसी लॉजिक को, किसी मंतक को। यानी डिडक्टिव रीजनिंग एक ऐसी रीजनिंग होगी दैट मूव जनरल टू स्पेसिफिक, जो जनरल से स्पेसिफिक जो है वो मूव करेगी। अब इसका क्या मतलब है, इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जिस ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक ऐसी स्टेटमेंट कहेंगे कि जिस स्टेटमेंट का जो आगाज है वो एक जनरल सी बात से हुआ हो, और उस आम सी बात से हमने आगाज करके उस बात को एक स्पेसिफाई कर दिया हो। इस तरह की जो रीजनिंग होगी, इस तरह का जो हमारे पास तरीकेकार होगा हाइपोथेसिस को बनाने का, उसको हम क्या कहेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ऑल बर्ड्स जो है हैव विंग्स, के सारे परिंदों के क्या होते हैं, पर होते हैं। एंड स्पैरो इज अ बर्ड, और स्पैरो क्या है, बर्ड है। तो देन वी कैन से कि स्पैरो हैव विंग्स, स्पैरो क्या होगा, स्पैरो के क्या होंगे, पर होंगे। यानी मैं एक जनरल स्टेटमेंट से शुरू हुआ कि सारे के सारे परिंदों के क्या होते हैं, पर होते हैं। ये एक जनरल सी बात है, एक आम सी बात है। इस आम सी बात को फिर मैंने किस पे अप्लाई कर दिया, सिर्फ और सिर्फ स्पैरो पे क्या कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया, नहीं मैंने स्पैरो को स्पेसिफाई कर दिया। यानी मैं जनरल से मूव कर गया हूँ स्पेसिफिक की तरफ। सो ऐसा जो तरीकेकार होगा रीजनिंग का, कंक्लूजन का, नतीजा निकालने का या हाइपोथेसिस बनाने का, उसको क्या कहेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। दूसरा हमारे पास होता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग एक ऐसा मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है कि जिसने मूव करना है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, कि जिसने स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जो स्पैरो है इज अ बर्ड, एंड हैव विंग्स, और इसके क्या होते हैं, पर होते हैं। अब ये मेरी एक स्पेसिफिक बात मैंने कह दी है, सिर्फ किसके बारे में, स्पैरो के बारे में। अब अगली मैं बात ये कह सकता हूं कि पिजन, पैरट, क्रो, अब ये सारे क्या हैं, आर बर्ड्स, ये क्या हैं, बर्ड्स हैं। तो इनके भी देन दीज बर्ड्स विल आल्सो हैव विंग्स, तो इनके भी क्या होंगे, पर होंगे। यानी मैंने एक स्पेसिफिक से बात शुरू की कि स्पैरो क्या है, इज अ बर्ड, स्पैरो क्या है, एक बर्ड है, और इसके क्या होते हैं, पर होते हैं। फिर साथ ही मैंने ये कह दिया कि पिजन, पैरट, क्रो ये भी क्या है, परिंदे हैं, ये भी क्या है, बर्ड्स हैं। तो फिर इनके भी क्या होंगे, होने चाहिए, पर होने चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर कह दिया कि बर्ड है और बर्ड के क्या होते हैं, पर होते हैं। तो ये भी तो बर्ड्स है ना, तो इनके भी क्या होंगे, फिर
पर होंगे। यानी मैंने एक स्पेसिफिक से बात कहाँ पे ले गया, एक जनरल से बात को कहाँ पे लेके आ गया, एक स्पेसिफिक की तरफ लेके आ गया। तो इस किस्म का जो तरीकेकार होगा हाइपोथेसिस को फॉर्मेट करने का, उसको हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग कहेंगे। इसीलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसके अलावा आपके बुक में वो डिस्कस करता है कि कुछ और भी तरीके होते हैं जिसको हम यूज़ करके हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो उनको इस्तेमाल करके हाइपोथेसिस बनाते हैं। उनमें से मैं चंद एक यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। उसमें से वो सबसे टॉपिक चीज़ लिखता है एस्थेटिक प्रेफरेंस, एक लिखता है इंट्यूशन और इमेजिनेशन। ठीक है, यानी कि आप किसी चीज को इमेजिन करते हो, आप तखय्युल में भी कोई बात जो है, अपने ख्याल में भी कोई बात जो है वो फर्ज कर सकते हो। इंट्यूशन और इमेजिनेशन ये होती है। आप कंपैरिजन से हाइपोथेसिस बना सकते हो, यानी कि आप दो चीजों को कंपेयर करते हो और कंपेयर करने से जो है आप क्या करते हो, एक हाइपोथेसिस बना लेते हो। या फिर आप अपने ख्याल में कुछ चीज सोचते हो और आप क्या कर लेते हो, हाइपोथेसिस बना लेते हो। आइंस्टाइन जो सबसे मशहूर जो E = mc² है, वो जस्ट उसने क्या है, उसका इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन में भी क्या होता है, हाइपोथेसिस बन सकता है। या फिर क्या है कि आप किसी रिलीजियस आइडिया या फिलोसॉफिकल आइडियाज को भी इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। यानी कि मजहबी कोई नजरिया लेके हम उससे भी, उस मजहबी नजरिए से भी हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ, कि जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं, जब हम कोई भी ऐसी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, जब हम कोई भी टेम्परेरी या टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन या हाइपोथेसिस या कोई भी फर्ज की हुई बात जब हम बना लेते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद, जिसको हम हाइपोथेसिस का नाम दे रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि आया कि जो उनकी बनाई हुई स्टेटमेंट है वो ठीक भी है या नहीं। तो उस स्टेटमेंट को चेक करना ही क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि द एक्ट ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करना ही क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब जब हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और अगर तो वो हाइपोथेसिस ठीक हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाता है। और अगर तो वो हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, फाल्सिफाई हो जाता है, गलत हो जाता है, तो फिर वो हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। फिर इस थ्योरी, जो एक अच्छी थ्योरी होती है, अ गुड थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोडक्टिव थ्योरी। एक अच्छी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव थ्योरी भी कह सकते हैं। अब अच्छी थ्योरी यानी यहाँ प्रोडक्टिव थ्योरी से क्या मुराद है, एक ऐसी थ्योरी के जिसमें क्या हो, एक्सप्लेनेटरी पावर हो। क्या हो, एक्सप्लेनेटरी पावर हो, यानी कि ऐसी थ्योरी हो कि जो जिसकी वजाहत की जा सकती हो, जिसको जो है वजाहत से बयान हम कर सकते हो। या फिर ये एक ऐसी थ्योरी होगी, या ऐसी थ्योरी कि जो मजीद हमें नए हाइपोथेसिस दे सके। हम ऐसी थ्योरी को क्या कहेंगे, प्रोडक्टिव थ्योरी या फिर गुड थ्योरी कह सकते हैं। अब जब एक थ्योरी बन जाती है तो थ्योरी, एक बात हमेशा याद रखनी है, जो थ्योरी है ये मेजोरिटी पे अप्लाई हो सकती है। ये मेजोरिटी के लिए क्या होगी, ठीक होगी, लगभग सबके लिए, फॉर ऑल ये क्या होगी, ठीक नहीं हो सकती, लेकिन मेजोरिटी के लिए क्या होती है, ठीक होती है। लेकिन जब इस थ्योरी को इंटरनेशनली जब टेस्ट चेक किया जाता है, जब साइंटिस्ट इस थ्योरी को एज ए चैलेंज लेते हैं एंड दे ट्राई कि वो इसको गलत साबित कर दें, और उसके बाद भी वो काफ़ी सारे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर उसके बाद भी वो थ्योरी जो है वो गलत साबित ना हो, तो देन इट बिकम्स अ लॉ। तो फिर वो क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है, जो फिर क्या होता है, एक यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट होता है। यानी एक हकीकत हो जाती है, किसकी, ऑफ नेचर। ये नेचर का क्या होता है, फिर कॉन्सेप्ट फैक्ट होता है, जिसको मैं कहते हैं लॉ कहते हैं। थ्योरीज की एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन करता है वो, जैसे सेल थ्योरी है, ठीक है, जर्म थ्योरी है, ये सारी क्या है, थ्योरीज हैं। ठीक है, तो ये मेजोरिटी पे अप्लाई होगी। जैसे सेल थ्योरी जो है वो वायरसेस पे अप्लाई नहीं होती।
जर्म थ्योरी जो है ये भी वायरसेस पे अप्लाई नहीं होगी, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या है, ये अप्लाई एप्लीकेबल है। सो थ्योरी जो है मेजॉरिटी पे अप्लाई हो सकती है, लेकिन जो लॉ है ये क्या है, हर चीज पे तकरीबन क्या होता है, हर चीज पे क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है। सो थ्योरी अगर ठीक साबित हो जाती है आफ्टर रिगोरस टेस्टिंग, बहुत ज़्यादा टेस्ट करने के बाद, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और जब साइंटिस्ट को पक्का हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि अब ये बात है ही हकीकत, तो फिर उसको किस चीज़ का दर्जा दे दिया जाता है, लॉ का दर्जा दे दिया जाता है। और लॉ फिर जब एक दफ़ा बन जाता है तो फिर वो सारी ज़िंदगी तब्दील नहीं हो सकता। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मज़ीद नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।